अच्छा, एक सवाल है, मतलब शायद स्कूल में सबके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। हम्म। एक ग्लास में आप सादे पानी में एक छोटा सा सर्किट डालो, बल्ब वाला, हम्म। तो कुछ नहीं होता। राइट। फिर उसमें चीनी घोल दो, तब भी कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही एक चम्मच नमक डालते हैं, बल्ब एकदम से तेजी से जलने लगता है। हाँ, ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसा क्यों है? नमक में ऐसा क्या जादू है जो चीनी या सादे पानी में नहीं है? ये कोई जादू नहीं है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। और आज हम इसी के पीछे के क्यों को समझने वाले हैं। अच्छा। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ये सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट 2 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी है कि जो हमारे घरों में टीडीएस मीटर्स होते हैं, हाँ, वाटर प्यूरिफायर्स वाले। हाँ, वो पानी की क्वालिटी कैसे जांचते हैं, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे काम करती हैं। मतलब कॉन्सेप्ट तो हर तरफ है। बिल्कुल। तो चलिए इसे एकदम जीरो से शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में कंडक्टेंस का मतलब है किसी सॉल्यूशन की एबिलिटी बिजली को अपने अंदर से गुजरने देने की। ओके, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मेटल की तारों के आम तौर पर बिल्कुल ऑपोजिट सॉल्यूशंस में करंट इलेक्ट्रॉन से नहीं तो फिर? बल्कि आयॉन्स के मूवमेंट से बनता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब तार के अंदर तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, करेक्ट। लेकिन पानी के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आयंस वो खुद चलकर जा रहे हैं। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। एग्जैक्टली। यही इस पूरे टॉपिक का फाउंडेशन है। जब हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स डालकर वोल्टेज ऑन करते हैं, हाँ। तो सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं जिन्हें हम टेक्निकली कैटायंस कहते हैं, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, अच्छा, कैथोड की तरफ। हाँ बिल्कुल, कैथोड की तरफ भागते हैं। और जो नेगेटिव आयंस हैं, एनायंस, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ। ओके। तो आयंस की ये जो ऑर्गेनाइज्ड दौड़ है वही इलेक्ट्रिक करंट है। इसे ऐसे सोच सकते हैं क्या, जैसे एक बड़ा सा हॉल है, हाँ, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और जैसे ही दो दरवाजों पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, तो पॉजिटिव चार्ज वाले सारे लोग एक दरवाजे की तरफ भागे और नेगेटिव चार्ज वाले दूसरे दरवाजे की तरफ। तो लोगों का वो जो बहाव है वही करंट है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, एकदम सटीक। और अगर इसे एनसीईआरटी की भाषा में कहें तो हाँ, डेफिनेशन। कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं। कौन से? एक तो कंसंट्रेशन यानी आयंस कितने हैं, और दूसरा मोबिलिटी यानी उनकी चलने की रफ्तार। अच्छा, यहां पर ना एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है मुझे। दो शब्द हैं, एक है कंडक्टेंस सिंबल जी, और दूसरा है कंडक्टिविटी जिसका सिंबल कापा के है। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, क्या ये एक ही चीज है? नहीं, ये एक नहीं है, और इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, जो कंडक्टेंस है यानी जी, वो उस सॉल्यूशन के सैंपल पर डिपेंड करती है जिसे आप मेजर कर रहे हैं। अच्छा, सैंपल पर। हाँ, अगर आप ज्यादा सॉल्यूशन लेंगे या कंटेनर का शेप बदल देंगे तो जी की वैल्यू बदल जाएगी। ये उस सैंपल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब G इज सैंपल डिपेंडेंट। यस। जबकि कंडक्टिविटी यानी कप्पा वो उस सॉल्यूशन की अपनी अंदरूनी प्रॉपर्टी है, उसकी जाती प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। करेक्ट। आप चाहे एक चम्मच सॉल्यूशन लें या एक बाल्टी, उसकी कंडक्टिविटी वही रहेगी, क्योंकि वो सॉल्यूशन के कैरेक्टर को बताती है, उसके साइज को नहीं। वाओ, ये तो बहुत क्लियर हो गया। G फॉर अ गिवन सैंपल, कैपा फॉर द सब्सटेंस। तो फिर सवाल यह है कि हम इन चीजों को मेजर ही क्यों करते हैं? मतलब इस कॉन्सेप्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एक तरीका चाहिए था ये जानने का कि कोई सॉल्यूशन कितनी अच्छी तरह से करंट कंडक्ट कर सकता है। ओके। इसके बिना हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रोलिसिस कितनी तेजी से होगी या एक बैटरी कितनी एफिशिएंट है। अच्छा। जॉर्ज कोलराउश जैसे साइंटिस्ट्स ने इस पर बहुत काम किया ताकि हम अलग अलग सॉल्यूशंस की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर कर सकें और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का फर्क समझ सकें। ओके, इस पूरी चीज को ना दिमाग में और अच्छे से बैठाने के लिए क्या हम एक मेंटल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल। चलिए दिमाग में एक लैब का सेटअप बनाते हैं। ठीक है। सोचिए, एक शीशे का बीकर है, उसमें एक लिक्विड भरा है और उसमें दो मेटल की रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स डूबी हुई हैं। और ये इलेक्ट्रोड्स तारों से एक बैटरी और एक छोटे से बल्ब से जुड़ी हैं। ठीक है, सेटअप रेडी है। अब सिनेरियो 1,
बीकर में हमने गाढ़ा नमक का पानी यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन भरा है, जिसमें ढेर सारे सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं। करेक्ट। अब जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे क्या होगा? बल्ब बहुत तेजी से जलेगा, पूरी चमक के साथ। क्यों? क्योंकि सर्किट पूरा करने के लिए और चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे तक ले जाने के लिए बहुत सारे आयंस हैं। बिल्कुल। ओके, अब सिनेरियो 2, हम उस गाढ़े सॉल्यूशन को हटा देते हैं। अब बीकर में बहुत हल्का नमक का पानी यानी डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं। पानी ज्यादा, नमक कम। हाँ, तो आयंस भी कम हो गए। हाँ। इस बार जब हम बैटरी ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा लेकिन बहुत धीमा, उसकी चमक बहुत कम होगी। सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब चार्ज को ले जाने वाले कैरियर्स यानी हमारे आयंस, उनकी संख्या कम हो गई है। राइट। और अब फाइनल टेस्ट, सिनेरियो 3, बीकर में एकदम शुद्ध पानी है, डीआयनाइज्ड वाटर, जिसमें कोई मिनरल नहीं। हाँ। इस केस में जब हम स्विच ऑन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा। वाह। ये एक्सपेरिमेंट साफ साफ दिखाता है कि सॉल्यूशंस में करंट को चलाने की जिम्मेदारी आयंस की है। नो आयंस, नो करंट। तो हमारा शुरू वाला रहस्य अब खुलने लगा है। हाँ। नमक पानी में जाकर Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है, जो चार्ज कैरी करते हैं। करेक्ट। लेकिन चीनी पानी में घुल तो जाती है, पर वो आयंस में नहीं टूटती, वो न्यूट्रल शुगर मॉलिक्यूल्स ही रहती है। एग्जैक्टली। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। डिसॉल्विंग इज नॉट द सेम एज डिसोसिएटिंग और आयोनाइजिंग। अच्छा, घुलना और आयंस में टूटना अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। नमक घुलता भी है और आयंस में टूटता भी है, इसीलिए नमक का पानी कंडक्ट करता है। तो इसी लॉजिक से अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पानी में डालेंगे तो बल्ब तेज जलना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह H+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। बिल्कुल सही। और अगर सिरका यानी वीक एसिड, एसिटिक एसिड डालें तो वो पूरी तरह नहीं टूटता। हाँ, थोड़ा सा ही टूटता है। तो बल्ब धीमा जलेगा। एकदम सही। आपने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट इसी एक एग्जाम्पल से समझ लिया। अरे वाह। तो एक मिनट, मेरे घर में जो TDS मीटर है, पानी की क्वालिटी चेक करने वाला, क्या वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है? क्या वो बस पानी की कंडक्टेंस नाप रहा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डिजिटल TDS मीटर असल में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंडक्टेंस मीटर ही है। रियली? हाँ, वो पानी में एक छोटा सा नोन वोल्टेज अप्लाई करता है, उससे जो करंट पैदा होता है उसको मापता है और फिर सिंपल फिजिक्स, ओम्स लॉ लगाकर कंडक्टेंस निकाल लेता है। लेकिन वो मीटर तो रीडिंग PPM में दिखाता है, पार्ट्स पर मिलियन। वो कंडक्टेंस तो नहीं बताता। इन दोनों का क्या कनेक्शन है? बेहतरीन सवाल। देखिए, मीटर असल में कंडक्टिविटी ही मापता है। ओके। लेकिन उसके अंदर एक चिप होती है जिसमें एक कन्वर्जन फैक्टर प्री प्रोग्राम्ड होता है। वो चिप कंडक्टिविटी की रीडिंग को ये मानकर PPM में बदल देती है कि पानी में घुली हुई ज्यादातर चीजें नमक जैसे मिनरल्स ही हैं। अच्छा, तो वो एक अजम्पशन है। हाँ, पर ये एक बहुत अच्छा अनुमान होता है और हमें पानी में घुले हुए सॉलिड्स का एक रिलायबल आइडिया दे देता है। कमाल है। तो अब एक और सवाल। अगर ज्यादा आयंस का मतलब ज्यादा कंडक्टेंस है, तो इसका मतलब मैं पानी में नमक डालता जाऊं तो कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, बल्ब और तेज और तेज और तेज होता जाएगा। लॉजिकली तो यही लगता है ना, मोर आयंस मोर करंट। हाँ। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। एक पॉइंट के बाद जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो कंडक्टेंस उतनी तेजी से नहीं बढ़ती और कभी-कभी तो थोड़ी कम भी होने लगती है। हैं? ये तो उल्टा हो गया। ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह समझने के लिए चलिए अपने ट्रैफिक वाली एनोलॉजी पर वापस चलते हैं। ओके, हाईवे वाली। हाँ, कंडक्टेंस को एक हाईवे पर ट्रैफिक फ्लो की तरह सोचिए। कार्स हमारे आयॉन्स हैं। ठीक है। कार्स की संख्या यानी ट्रैफिक डेंसिटी है आयॉन कॉन्सेंट्रेशन और कार्स की रफ्तार है आयॉन मोबिलिटी। ओके, समझ गया। तो ज्यादा कार्स मतलब ज्यादा ट्रैफिक फ्लो यानी ज्यादा कंडक्टेंस। हाँ, पर सोचिए, अगर हाईवे पर हद से ज्यादा कार्स आ जाएं तो क्या होगा? ट्रैफिक जैम। हाँ, गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगेंगी, आगे बढ़ने की जगह ही नहीं मिलेगी, सब एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे और ओवरऑल स्पीड कम हो जाएगी। अरे तो मतलब सोल्यूशन में भी माइक्रोस्कोपिक ट्रैफिक जाम हो जाता है। एग्जैक्टली। यही वो काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट है। जब आयॉन्स की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो पॉजिटिव आयॉन्स नेगेटिव आयॉन्स को और नेगेटिव आयॉन्स पॉजिटिव आयॉन्स को खींचने लगते हैं। अच्छा,
अट्रैक्शन फोर्सेस। हाँ, वो एक दूसरे की रफ्तार में रुकावट डालते हैं, उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। तो भले ही आयन ज्यादा हैं। हाँ, भले ही आयंस की संख्या ज्यादा है, पर उनकी रफ्तार कम होने की वजह से ओवरऑल कंडक्टेंस उतनी नहीं बढ़ पाती। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब बैटरी डिजाइनर्स या इंडस्ट्रियल केमिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी। बिल्कुल। उन्हें एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ता होगा जहां आयंस भी ज्यादा हों, पर इतने भी नहीं कि ट्रैफिक जैम हो जाए। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। इसी स्वीट स्पॉट को ढूंढना एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ याद रहे। जरूर। पहली और सबसे जरूरी बात जो मुझे समझ आई, सॉल्यूशंस में करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन से नहीं बल्कि आयंस के मूवमेंट से होता है। परफेक्ट, ये फंडामेंटल पॉइंट है। दूसरा, कंडक्टेंस G मेरे स्पेसिफिक बीकर के सॉल्यूशन के लिए है, उसके आकार पर निर्भर करती है। हाँ, जबकि कंडक्टिविटी कप्पा उस सॉल्यूशन की अपनी पहचान है, चाहे मैं उसे चम्मच में लूं या बाल्टी में। बहुत बढ़िया। ये डिस्टिंक्शन मार्क्स बचाने के लिए क्रिटिकल है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नमक या HCl पानी में जाकर 100% आयंस में टूट जाते हैं। करेक्ट। इसलिए हाई कंडक्टिविटी दिखाते हैं। और चौथा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सिरका, एसिटिक एसिड। हाँ, वो पानी में पार्शियली आयनाइज होते हैं। वो पूरी तरह नहीं टूटते, इसलिए कम आयंस बनाते हैं और लो कंडक्टिविटी दिखाते हैं। शानदार, आपने सभी की पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समराइज कर दिया है। तो आज की हमारी एक गहरी पड़ताल शुरू हुई थी एक साधारण से सवाल से, नमक वाले पानी में बल्ब क्यों जलता है, और अब हमें पता है कि ये सब आयंस के डांस के बारे में है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में करंट का प्रवाह आयंस के कारण होता है। ठीक है। दूसरा, हमारी हाईवे ट्रैफिक एनालॉजी याद रखें, ज्यादा आयंस यानी कार्स और तेज मोबिलिटी यानी स्पीड का मतलब है ज्यादा कंडक्टेंस। लेकिन बहुत ज्यादा कार्स ट्रैफिक जैम कर सकती हैं। करेक्ट। तीसरा, TDS मीटर जैसी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी इसी सिद्धांत पर काम करती है। हाँ, वो असल में कंडक्टिविटी ही नाप रही है। और चौथा, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का फर्क इस बात पर है कि वो पानी में कितनी पूरी तरह से आयंस में टूटते हैं। एकदम सही। अब जाते जाते आगे सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। ओके। हमने कॉन्सेंट्रेशन के असर की बात की। अब ये सोचिए कि अगर किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, उसे गर्म किया जाए, तो उसकी कंडक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। आयंस की मोबिलिटी और उनकी रफ्तार के बारे में सोचिए। इस सवाल का जवाब ढूंढने से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में और भी पक्का हो जाएगा।